यार वो ऑनलाइन में फिर आवाज़ नहीं सही आ रही होती। चले लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल दिया था और इससे पहले कि आप जज्बात का इजहार करें, हाँ बहुत मुश्किल सवाल था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किया होगा तो अभी की डिस्कशन का फ़ायदा है, अगर नहीं किया हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। किया और लेक्चर 94 मैंने करा दिया सुबह, रिकॉर्ड है, ये नहीं पता यार, हो ही जाएगा है, पता नहीं यार, ना मैं अपलोड करता हूँ ना डाउनलोड करता हूँ ना, मुझे क्या पता। 94 लेक्चर, सब लोग होश में बैठे हो तो सुने मेरी बात। लेक्चर 94 करा दिया है रिकॉर्ड, तो कल जब आप आएंगे तो यकीनन 95 के लिए आएंगे, तो 94 सुना होगा तो फिर 95 के लिए आएंगे, लेकिन बहरहाल वो अगला चैप्टर शुरू नया ही करना है। 95 में नया लेक्चर ही, नया टॉपिक ही शुरू होना है, CVP। ये भी अगले में मैंने ये फर्दर प्रोसेसिंग विद प्रैक्टिस ख़त्म कराया। लेक्चर 94 वाला सवाल एक सवाल ही हुआ पूरी क्लास में, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, आप लोग डिसीजन मेकिंग में ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ परेशान से हो गए। इसमें परेशान अल्टीमेटली तो होना ही था। अगर आप शुरू में टॉपिक पढ़ रहे होते तो शायद किसी ने खुदकुशी भी कर ली होती अब तक, तो ये परेशानी शुरू हो गई होती। अब उसमें सिर्फ तसल्ली वाली बात यह है कि डिसीजन मेकिंग में कोई एक आधा पॉइंट, जैसे इस सवाल के अंदर एक वो पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट है, वो मुश्किल है काफ़ी, नहीं पॉइंट नंबर 5 वो काफ़ी मुश्किल है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस वाला, वो एक काफ़ी मुश्किल पॉइंट है। सारे ही हैं चलें, लेकिन अगर आपसे इतना हो रहा है कि ऑप्शंस किसी हद तक आइडेंटिफाई कर पाए, टूटी फूटी रेलिवेंट कॉस्ट लिख ली, तो अगर आपसे कोई एक आधा पॉइंट नहीं हुआ, 2 पॉइंट नहीं हुए, तो इसका मतलब 0 नंबर नहीं है। नुकसान में वो बच्चे रह जाते हैं जो सवाल के 1-2 मुश्किल पॉइंट देख के घबरा के वहीं छोड़ देते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि ये जो रन आउट खिलाड़ी, अब तो खैर डिफरेंट तरीके से होते हैं, किसी दौर में जब ये डाइव लगाने का रिवाज नहीं था, इंजामुल हक रन आउट बहुत होता था, तो वो खिलाड़ी रन आउट हो जाता था जो क्रीज के करीब पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता था। उसको लगता था कि ये तो बस मैं आउट हो गया, तो फिर वो वहीं से पीछे स्लो हो चुका होता था। लेकिन जब से बैट्समैन ने डाइव्स लगानी शुरू की, फिर रन आउट का फैसला थर्ड एम्पायर के लिए भी मुश्किल हो गया करना, और आखिरी कुछ मिली सेकेंड्स में ही शायद वो लाइन क्रॉस कर रहा होता है। इसी तरह ये चौके बचाने वाला काम, पहले फील्डर डाइव ही नहीं मारते थे। तो जब स्टूडेंट खुद ही सोच लेता है ना कि मुझसे नहीं होना ये सवाल, फिर वाकई नहीं होगा। अब जैसे ये सवाल कितने नंबर का था? 17। एक एवरेज स्टूडेंट कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर नहीं, एवरेज स्टूडेंट, हाँ पढ़ा हो उसने, वो इस सवाल में अगर सिर्फ नर्व्स कायम रखे तो वो 12-13 नंबर ले सकता है। क्योंकि अगर आपने एंड टोटल किया, उसका डिसीजन गलत आया, तो एंड डिसीजन देख के पूरे 17 नंबर नहीं मिलने हैं। अगर एंड डिसीजन सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा तो 0 नंबर, किसी तरह तुक्के लगा के मैच करेगा तो पूरे 17 नंबर, ऐसे नहीं है। जो नंबर आइटम्स दी होंगी सवाल में, उनकी कैलकुलेशन के नंबर हैं। तो आपसे जितना सवाल होता जाए उतना करें, नंबर मिलेंगे। अभी प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट जो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो ज़्यादा परेशान इस वजह से हो रहे हैं कि वो फ़ौरन ही समझते हैं, शायद सवाल देखते साथ ही उनको फ़ौरन हल समझ आ जाएगा,
और अगर ज़रा सा भी मुश्किल हो गया कुछ तो वहीं छोड़ दिया हाथ में फूल के मुझसे हो ही नहीं रहा है। जल्दी मायूस नहीं हो जाया करें। आपको जितना कोशिश करके समझ आ रहा है उससे एफर्ट करें और सवाल करें, और एग्जाम में भी यही करिएगा। जो टूटा फूटा समझ आ रहा है उसको शुरू करें। एक बार शुरू करते जाते हैं तो हिंट और मिलते जाते हैं। डिसीजन मेकिंग मुश्किल है इसलिए तो एंड पे कराया है, लेकिन आप जितने अभी सवाल कर लिए, अभी रिसेंटली तो किया ही है, फिर फरवरी में जब आप तैयारी करेंगे तो इनकी आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन बस हौसला सिर्फ कायम रखना, घबराना नहीं आप। मैं अभी सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है डिस्कशन में ही कोई घंटा लग जाए, लेकिन ये वर्थ होगा अगर सवाल किया है तो। जी जी है जी। हाँ तो मैं समझा रहा हूँ ना, समझाऊंगा, आप दोबारा खुद ट्राई करें। पहला पैराग्राफ, जिनको अंग्रेजी के भी मसले हो वो भी साथ साथ पूछते रहिएगा। मैं एक ओवरव्यू तो दे ही रहा हूँ लेकिन जिस जिस सवाल में अंग्रेजी का मसला हो वो आपने पूछना है। पहले पैराग्राफ में ये कहा हुआ है कि 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, बीए, सीए और डीए। हाँ जी, सीए भी बनाते हैं। जो बीए है वो लॉस मेकिंग चल रहा है, तो मैनेजमेंट ने सोचा है कि ये बीए बनाना बंद कर दें, और जो इनकम स्टेटमेंट गिवन है ये गुजरे हुए साल 2019 की है, या बजट है गुजरा हुआ, यानी 2019 गुजर चुका हुआ है। हम कहीं इस वक्त 2020 के शुरू में खड़े हैं, 19 के आखिर में खड़े हैं। 31 दिसंबर को 4:30 बजे बैठे हैं हम इस वक्त, या हो सकता है जनवरी के स्टार्ट में है। बहरहाल गुजरा हुआ ईयर है 2019। कल वाले सवाल की तरह ये बजटेड नहीं है, ये गुजरा हुआ साल इनकम स्टेटमेंट दी है सिर्फ बीए से रिलेटेड। तो एक ऑप्शन तो हो गई कि इसको हम कर दें क्लोज। सीएफओ साहब ने कहा है कि इसको क्लोज कर दें, और इससे क्या असर पड़ेगा वो भी न्यूमेरिकली समझाता हूं। लेकिन सेल्स डायरेक्टर ने कहा है कि हम क्लोज ना करें, एक्सपोर्ट करने की बजाय लोकल सेल करना शुरू कर दें। अच्छा, लोकल सेल करने के लिए जो रास्ता ढूंढा है, जिनको बिल्कुल थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है उनको आइडिया दे देता हूं। जिस तरह कोई चीज़ जैसे मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए जब आप मार्केट जाएंगे तो वो एक पूरी फिजिकल मार्केट प्लेस है जहां पर दुकानें हैं। जिस दुकान में एंटर हो वहां पर मोबाइल सेट सामने लगे हुए हैं, वहीं से कीमत दे के, पैसे फिजिकली दे के मोबाइल फिजिकली आपको मिलेगा। तो ये फिजिकल मार्केट, सारी मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस ये होती है कि एक वेबसाइट बन गई, अब उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे मोबाइल की मैंने बात की थी, तो मोबाइल वहां पर पिक्चर्स अवेलेबल हैं, मॉडल स्पेसिफिकेशन सारी लिखी हुई हैं। वहीं से क्लिक होके जो प्रोडक्ट खरीदना है उसकी पेमेंट उसी वेबसाइट के जरिए, कार्ड नंबर के जरिए पेमेंट हो जाएगी, और एड्रेस दिया होगा तो वो मोबाइल या जो भी प्रोडक्ट है वो फिर घर डिलीवर हो जाएगा। तो अब ये जो वेबसाइट है ये भी एक मार्केट हो गई फिर, क्योंकि मार्केट में बायर सेलर प्रोडक्ट बेचते खरीदते हैं, तो वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो सजेशन ये है कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यानी एक वेबसाइट जमाल एक्सप्रेस के नाम से, हम क्यों ना इनकी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। ये सजेशन है इस वक्त। इससे क्या होगा कि लोकल मार्केट में, तो इससे फिर आगे जो जो इसके फजाइल हैं वो बयान किए हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक। तो एक ऑप्शन है कि शट डाउन कर दें, और एक ऑप्शन है कि ऑनलाइन शिफ्ट कर जाए। अच्छा, कंटिन्यू और शट डाउन में मेरी सजेशन ये है कि जैसे कल वाले सवाल में था कि कंटिन्यू जैसे चल रहा है इसको भी एक ऑप्शन रख लें। इससे ना रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में हेल्प हो जाएगी।
तो मैंने इस सवाल का सोल्यूशन जो आपको दिया था, मैंने उसमें 3 ऑप्शंस इसलिए क्रिएट की थी, आदों के इसमें करने वाला कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में आसानी हो जाएगी। एक ऑप्शन बना दी कि जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि शट डाउन और लोकल सेल्स दोनों ही इससे बेकार हो, तो बस फिर ठीक है, जैसे चल रहे हैं चलते रहे। तो इसलिए शट डाउन और कंटिन्यू वाले डिसीजन के, अच्छा इस सवाल में यही ना समझ आया किसी को कंटिन्यू और शट डाउन, तो एक ऑप्शन एग्जिस्टिंग को भी चला लें, जैसे कल वाले सवाल में भी यही किया था कि शट डाउन था यानी फैक्ट्री किराए पे दे दें, एग्जिस्टिंग प्राइस पे चलते रहें और प्राइस चेंज करके चलते रहें। तो इसमें भी मैंने ये ऑप्शन खुद जबरदस्ती क्रिएट की है कि जो अभी चल रहा है उसको चलने दें या फिर शट डाउन कर दें, या फिर, अच्छा ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बीच में सिर्फ कैलकुलेशंस ही बताऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेशंस बताऊंगा और आप फिर इसको दोबारा जरूर खुद सॉल्व करिएगा। और तीसरा है कि हम अगर लोकल पे चले जाएं तो क्या, नहीं ऑप्शन 1 है ना, हो सकता है शट डाउन करने में मजीद नुकसान कुछ होते हो, हो सकता है शट डाउन कंटिन्यू करने से ज्यादा नुकसान दे, हो सकता है कोई सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने, कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे पेनल्टीज पड़ती हैं बहुत हैवी, तो शट डाउन करना ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप इसको एज एन ऑप्शन लेंगे ही नहीं तो हो सकता है ये उन दोनों से स्टिल बेहतर हो। तो क्या पता दोनों ही बेकार बात कर रहे हो। उन्होंने कहा है इवेल्युएट करें और रिकमेंड करें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो नहीं कहा कि इन दोनों में से जिसकी बात वो है वो बताएं। इवेल्युएट द सजेशंस ऑफ सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर, हो सकता है दोनों ने बोंगियां मारी हो, एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो नहीं कहा रिकमेंड बेस्ट ऑफ दोस टू, ये तो नहीं कहा। तो इसलिए कंटिन्यू और शट डाउन में कंटिन्यू शट डाउन से बेहतर हो सकता है, तो इसलिए कंटिन्यू एग्जिस्टिंग हालात वाले को भी एक ऑप्शन रखें। जी तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कंटिन्यू को भी जब एक ऑप्शन रखेंगे तो उसमें एक तो ये कि रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में भी हेल्प मिलेगी, जैसे मैं आपको भी एलोकेटेड ओवरहेड में बताऊंगा। क्या जी? जी यही अर्ज कर रहा हूँ कि कंटिन्यू शटडाउन के अंदर आप कंटिन्यू को भी एज एन ऑप्शन रखें। कल वाले सवाल में कंटिन्यू जो बजट बनाया था वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि खुद बता दिया था, लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग हालात हैं वो कंटिन्यू रह सकता है तो उसको भी एक ऑप्शन रखें, ताकि पता तो चले कि जो हम शटडाउन का फैसला करने जा रहे हैं, अगर कंटिन्यू को ऑप्शन ही ना रखना होता तो फिर तो हमेशा शटडाउन ही करना होता। यानी अगर ये सेल्स डायरेक्टर की बात सजेशन ना आती, अगर सेल्स डायरेक्टर की सजेशन निकाल दें तो फिर सीएफओ शटडाउन करने का कह रहे हैं ना, तो फिर तो शटडाउन ही करना होता, फिर ये डिसीजन ही क्यों होता कंटिन्यू और शटडाउन। तो इसलिए कंटिन्यू जो एग्जिस्टिंग हालात में है, अनलेस कल वाला सवाल ने तो क्लियरली कहा था एग्जिस्टिंग वाला ही बदल दिया था, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग वाला चल सकता है तो उसको भी एक ऑप्शन रखिएगा। डाटा ही नहीं है 2020 का, हम कैसे इसको रखें? ये तो 19 का गुजरे हुए साल का है डाटा, तो 20 में भी ऐसा ही होगा, 20 में भी ऐसे ही होगा। कंटिन्यू और शटडाउन में जो सी भी ऑप्शन दे, पहले कंटिन्यू एज इट इज जिस तरह पहले चला था वैसे उसे ऑप्शन देखें। अगर इसी सवाल की बात कर लेते हैं, अगर सेल्स डायरेक्टर वाली बात सजेशन ही ना आई होती तो फिर इसका मतलब कंटिन्यू और शट डाउन तो कोई डिसीजन ही नहीं है ना, फिर तो शट डाउन जब साफ कहेंगे शट डाउन ही करना। मैं मेरी तरफ से तो मशवरा यही। हाँ जी, तो 3 ऑप्शन हो गई। आल्दो के इस सवाल में शट डाउन इससे बेहतर ही है। क्यों? क्योंकि शट डाउन में कोई और खर्चा ही नहीं बताया, बस सिर्फ इतना कहा है कि शट डाउन करने से जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो भी बच जाएंगे।
देखें वेरिएबल तो होंगे ही नहीं ना, वेरिएबल तो होंगे ही नहीं, फिक्स भी बच जाएंगे। तो इस सवाल में अगर देखें बज़ाहिर तो शट डाउन एग्जिस्टिंग से तो बेहतर ही है, इसलिए एग्जिस्टिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स में जो एलोकेटेड वाली फिगर है या इसी तरह से जो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मुझे पर्सनली ये लगता था कि इसमें अगर एग्जिस्टिंग लिखेंगे तो रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में सपोर्ट हो जाएगी। बाकी मैं डिस्कस करूंगा तो बता ही दूंगा मैं क्यों कह रहा था सपोर्ट हो जाएगी, ख़ास तौर पे आके पॉइंट नंबर 5 में बताऊंगा। हाँ 5 में बताऊंगा। तो उसमें एग्जिस्टिंग लिख देने से फ़ायदा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे नहीं सर इसमें एग्जिस्टिंग नहीं लिखना बनता, ठीक है, वाकई इसमें ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि शट डाउन एग्जिस्टिंग से बेहतर है। फैसला तब करना होता अगर शट डाउन में कुछ और मसाइल भी बताए होते कि फलानी पेनल्टी पड़ जाएगी, फलाना नुकसान हो जाएगा, फिर हम ज़रूर कैलकुलेशंस करके देखते। अभी तो पता चल रहा है क्लियरली कि शट डाउन बेहतर है, लेकिन बात सिर्फ इस सवाल की नहीं हो रही, मैं जनरल कंटिन्यूस शटडाउन की बात कर रहा हूं कि एग्जिस्टिंग अगर कंटिन्यू हो सकता है तो उसको भी एक ऑप्शन रख लेना चाहिए। पहला पैराग्राफ और ये जो सीएफओ और सेल्स डायरेक्टर की सजेशंस हैं, यहां तक अंग्रेजी का कोई मसला, मैंने अभी ये बात एक्सप्लेन नहीं की। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल फिक्स्ड एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, ये समझाना है अभी। इनकम स्टेटमेंट के नीचे वाले पैराग्राफ की तीसरी लाइन अभी समझानी है, उसके अलावा पहले पैराग्राफ की कहानी, दूसरे पैराग्राफ की कहानी और तीसरे पैराग्राफ की कहानी। इन अंग्रेजी में कोई मसला है तो बताइए, अगर किया है सवाल। अंग्रेजी में कोई मसला नहीं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिर्फ ये अब नए काम की ही है। तो ऑप्शन 1 ये है कि हम एग्जिस्टिंग काम एज इट इज चलाएं, तो जो 2019 में हुआ था वही 2020 में भी हो जाएगा, तो वही सारा कुछ जो 2019 में दिया हुआ वो यहाँ भी आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन आइटम नहीं लिख रहा मैं, उसकी मैं आपको तीनों लिखने के बाद वजह बताता हूँ। एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने 750, ये बस मैं नहीं लिख रहा, बाकी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। अच्छा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे। हाँ, ये जब मैंने कल आपको वो एलोकेशन बात समझा रहा था ना, जो इस फैक्ट्री के अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री बंद होगी तो वो भी तो नहीं होंगे ना। देखें, एलोकेटेड होते हैं पूरे बिजनेस के ओवरहेड्स, वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में बांटे होते हैं। अगर कोई एक फैक्ट्री बंद हो गई तो हेड ऑफिस के खर्चे थोड़ी बंद हो जाएंगे, लेकिन जो उस फैक्ट्री ही के फिक्स्ड लोगों की सैलरीज हैं, अगर वो फैक्ट्री बंद कर देंगे तो वो भी तो खत्म हो जाएंगे ना। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स का ये मतलब था, जो इस वक्त इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए हुए यानी एफओएच, इनमें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ये इस फैक्ट्री के अपने खर्चे हैं। फैक्ट्री बंद होगी तो फिर ये खर्चे भी खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए कंटिन्यू हुआ तो खर्चे होंगे, शट डाउन हुआ तो नहीं होंगे। एलोकेटेड वाली लाइन मैंने यहां डैश क्यों लगाई है वो तीनों ऑप्शंस लिखने के बाद बताता हूं। तो एग्जिस्टिंग कंटिन्यू में सेम लाइंस रिपीट हो गई सिवाय इसके, बाकी सब लाइन रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि 2019 में अगर ये हुआ था तो मोस्ट प्रोबेबली 20 में भी ऐसे ही होगा। एलोकेटेड क्यों नहीं लिखा इसकी वजह बताता हूं तीनों लिखने के बाद। अगर शट डाउन करते हैं तो यहां पर जो सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स लिखे हुए थे, कंटिन्यू हुआ तो होंगे, शट डाउन हुआ तो नहीं होंगे, तो यहां पर अदर सेविंग दिखा दें नहीं। जिस ऑप्शन में जो हो रहा है वो लिखें, जिस ऑप्शन में नहीं हो रहा वहां ना लिखें। अगर जहां हो रहा है वहां लिखना है और जहां नहीं हो रहा वहां सेविंग दिखाना है तो फिर डबल काउंट हो जाएगा। तो शट डाउन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक सेविंग आएगी, सेविंग इन एलोकेटेड ओवरहेड्स। नहीं, ये उसने सही बात बताई है। उसने कहा है कि अगर इसको डिसकंटिन्यू कर दें तो वुड सेव ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस।
नहीं, उसने ये इसलिए कहा है कि अगर शट डाउन भी करते क्या पता फिक्स ओवरहेड्स फिर भी आते रहते, तो उसने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, शट डाउन तो फिर सारे खर्चे बंद हो जाएंगे सिवाय एलोकेटेड के, क्योंकि एलोकेटेड तो इस फैक्ट्री के थे ही नहीं, वो तो पूरे बिजनेस के थे। तो ये जो बात उसने की है ये सपोर्ट के लिए की है। इनकम स्टेटमेंट के नीचे वाला पैराग्राफ समझा रहा हूँ। सीएफओ को लगता है कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बीए वुड सेव ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ऊपर इनकम स्टेटमेंट में देखें तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच ये सारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हो गए और सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो उसने कहा कि ये सारे खर्चे बच जाएंगे, तो मतलब सारे ही नहीं होंगे फिर सिवाय एलोकेटेड के, जो लाइन आगे मैं करता हूँ एक्सप्लेन। तो अगर बिजनेस कंटिन्यू होगा तो ये सारी चीजें होंगी, शटडाउन हो जाएगा तो नहीं होंगी। एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली लाइन समझ लें। इस बिजनेस के 3 प्रोडक्ट्स हैं, बीए, सीए और डीए। ये लॉस में है, ये प्रॉफिट में। अच्छा, इनकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज हैं, जो उन फैक्ट्रीज के खर्चे हैं उनमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होंगे, लेकिन इस बिजनेस के कुछ सेंट्रल ओवरहेड्स भी होते होंगे, हेड ऑफिस के, कॉर्पोरेट ऑफिस के। वो सारे खर्चे इन 3 में पहले बांटा करता था। वो टोटल कितने थे? वो थे 2500। कैसे 2500? क्योंकि जो इसको हिस्सा आता था वो 30% था और वो हिस्सा 750 था। उसको 30 से ग्रॉस करेंगे तो टोटल ओवरहेड्स 2500 पहले वो 3 में बांटता था, ये बंद हो जाएगा तो अब वही 2500 2 में बांटा करेगा। तो 2500 पहले भी होते थे, अब भी होंगे। इसलिए हम लोग एलोकेटेड को रेलिवेंट नहीं लिया करते। एलोकेटेड को हम इसलिए रेलिवेंट नहीं लिया करते कि वो बिजनेस के ओवरऑल खर्चे होते हैं। वो टोटल खर्चे पहले भी इतने होने थे, अब भी इतने होंगे, बस पहले वो 3 फैक्ट्रीज में बंटते थे, अब 2 में बढ़ जाएंगे। ओवरऑल बिजनेस को तो 2500 ही पड़ रहे होंगे ना, इसलिए एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं हुआ करते। लेकिन इस सवाल में उसने कहा कि क्योंकि एक फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हमने हेड ऑफिस में भी कुछ लोग रखे हैं जो उस फैक्ट्री को ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको निकाल देंगे हम। इससे क्या होगा कि 250 रुपए की इसमें बचत आ जाएगी। तो वो जो पहले 2500 टोटल होते थे, इस फैक्ट्री के बंद करने की वजह से उनमें 250 की कमी हो जानी है, तो वो सेविंग हमारी यहाँ रेलिवेंट है। शट डाउन बस यही, क्योंकि और कोई खर्चा शट डाउन के लिए है ही नहीं। जी, जैसे आपने कहा कि 3 ऑप्शन में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो भी है सर, अगर हम सिर्फ तीनों नहीं, इसमें नहीं है सेल वगैरह। नहीं सर, वो जो शट डाउन है उसमें कहाँ सेल्स है? नहीं सर, मैंने जो किया ना सर, वो आपने कहा ना सर इसमें सेल होगा, सो जितनी इनकी सेविंग्स हो रही है हमारे वो नहीं। अच्छा, पहले ना मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ सारा, फिर आपने जो किया होगा उसकी शक्लें भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन 2 को कंबाइन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। कर सकते थे। एक बार मैं पूरी बात बता दूं, ये 250 की सेविंग्स वाली बात, 2500 पूरे बिजनेस के ओवरऑल ओवरहेड थे। अगर इनमें कोई फर्क ये 250 ना बताया होता तो एलोकेटेड ओवरहेड इसलिए रेलिवेंट नहीं लिया करते क्योंकि पहले 2500 3 फैक्ट्रीज को बांटते थे, अब 2 को बांट देंगे तो बिजनेस को तो 2500 ही पड़ेगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग में एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं लिए जाते। इस सवाल में शट डाउन करना इनमें से 2.5 लाख बचा देगा, वो 2.5 लाख फिर इसकी एक रेलिवेंट सेविंग आ गई। तो शट डाउन और एग्जिस्टिंग कंटिन्यू की सारी फिगर्स लिख ली, ये लाइन नहीं लिखी, इसकी रीजन भी बतानी है, और शट डाउन में सिर्फ ये 2.5 लाख की सेविंग। रेंट कौन सा? फैक्ट्री का रेंट अगर बात करके तो वो ओवरहेड्स पे होगा ना कहीं। ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे में इनमें हो सकता है इस फैक्ट्री का रेंट भी हो, तो बस ठीक है, बच गया वो। फैक्ट्री 3 फैक्ट्रीज आ गई, उनमें से ये जो बीए वाली फैक्ट्री है अगर ये रेंट पे होती तो फिर इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 2800 में वो भी आ रहा होता ना, तो वो एग्जिस्टिंग कंटिन्यू में आ रहा होता, वहां ना लिखते,
लेकिन यहाँ लिखते और वहाँ सेविंग दिखा देते नहीं। इसमें सेविंग दिखाते हैं, इसमें ना। हाँ, ये भी हो सकता था। कंटिन्यू, एक्सपोर्ट्स और शटडाउन। हम जब ऑप्शन 1 में वो सारे खर्चे दिखा रहे हैं, ये लें दिखा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, ये कितनी है सेल्स? 30,000 ना। मटेरियल 12,000, लेबर 6,000, वेरिएबल FOH 3,000, फिक्स्ड ओवरहेड जो डायरेक्ट हैं 2,800, सेलिंग एक्सपेंसेस 7 अगर कंटिन्यू करते हैं तो इतना लॉस होगा। अगर शट डाउन कर देते हैं तो ये सारी आइटम्स नहीं आ रही होंगी, इसलिए वहां नहीं लिखी। नहीं कॉमन नहीं थी। देखें, इस वक्त जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं ना, अगर आप वो समझेंगे नहीं, और आईकैप का सोल्यूशन तो नहीं देखा? अच्छा, किया ही नहीं सवाल, तो देखना नहीं। अच्छा, आपने अगर इनको दो अलग अलग ऑप्शंस नहीं बनाया, आपने अगर एक ऑप्शन बनाई है, तो फिर अगर आप उस एक को ही सामने रख के ये समझेंगे तो फिर कैसे समझ आएगी? जो सामने समझा रहा हूं पहले वो बात समझिए। फिर आपने अगर एक ऑप्शन बना के कर दिया होता तो क्या किया होता, वो भी इसके बाद बता देता। अभी मैंने दो ऑप्शंस अलग अलग बताई हैं, एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू करना या शट डाउन करना। अगर एग्जिस्टिंग कंटिन्यू होगा तो जो पहले हो रहा था वो एज इट इज होता रहेगा, और अगर शट डाउन कर दिया तो ये नहीं होगा, तो इसका ना होना वहां सेविंग दिखा दें। उससे डबल काउंट हो जाएगा। जो सवाल में हम सॉल्यूशन में ऑप्शन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके बाद में एंड रिजल्ट को कंपेयर करके फैसला करना होता है। अब एक ऑप्शन को करते हुए दूसरे का ना होना सेविंग नहीं दिखा देते, जो कल मैं आपको मटेरियल वाला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने इसमें वो खर्चे करने हैं, इसमें नहीं करने, तो जिसमें करने हैं उसमें लिख दिए, जिसमें नहीं करने उसमें नहीं लिख रहे। वो इनके अलावा है, वो इनके अलावा कोई चीज है, और उसकी वजह इसके साथ लिंक्ड है, जो मैंने यहां वैल्यू नहीं लिखी। जब इसकी वजह बताऊंगा, उसकी वजह और साथ तीसरे में जो वजह आएगी उसके साथ बताऊंगा। अब अगर हम कंटिन्यू करते हैं लेकिन लोकल सेल्स करते हैं, तो सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे नए यूनिट्स के मुताबिक होगा। अब आप चाहें तो जिस तरह कल किया था, सारी आप 2019 की पहले पर यूनिट चीज़ें निकाल लें और उसको 2020 के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। 2020 के यूनिट्स कैसे? 18 में थे 1 लाख, 19 में, 20 में उम्मीद है कि लोकल मार्केट में चूंकि डिमांड मौजूद है तो हम इससे 10% ज़्यादा बेच पाएंगे। पॉइंट नंबर वन में अगर 1,72,000 की जगह 1,60,000 लिखा होता तो बस फिर हम 1,60 बना पाते, क्योंकि ये तो उसने ये बताया कि मार्केट में इतनी डिमांड मौजूद है। पॉइंट नंबर 1 बता रहा है कि हम बना कितने सकते हैं, तो हम इतने बना सकते हैं, ठीक है बना सकते हैं। ये 2020 की सेल्स होंगी। अगर पॉइंट नंबर 1 में 172,000 की जगह 160,000 लिखा होता या 162,000 लिखा होता तो फिर इतने तो नहीं बना पाते ना, फिर हम उतने बनाते, फिर वो 2020 की सेल्स होती। तो 2020 की सेल्स के यूनिट्स निकल आए। 2019 से आपको मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इनकी पर यूनिट मिल जाएंगी। कैसे? उन सबको 150,000 से डिवाइड कर लें और उनको फिर 1.65 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2020 के मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे।
मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। पीछे मैंने सोल्यूशन में ये किया कि पिछले साल की जो टोटल फिगर है उसी को 10% बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि पिछले साल की जो फिगर निकली थी वो पर यूनिट कॉस्ट इनटू यूनिट्स करके निकली थी, तो मैंने जो यूनिट्स को बढ़ाना था वो डायरेक्टली इस टोटल को बढ़ा लिया। लेकिन अगर वो बात किसी को अजीब लग रही हो, बुरी लगी हो, नागवार गुजरी हो, तो आप पर यूनिट निकाल लें और उसको 165,000 से मल्टीप्लाई करें। सेल प्राइस दे दी सवाल में 180, तो लोकल में सेल्स निकलेगी 165,000 इंटू 180, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड निकल आएंगे। ये मैंने आपको इस वक्त पॉइंट नंबर 1 बता दिया और पॉइंट 3 बता दिया। पॉइंट नंबर 2 में हमें एक सर्विस प्रोवाइडर हायर करना पड़ेगा, एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइडर हायर करना पड़ेगा जिसको हम 8 लाख रुपए देंगे। रेलिवेंट इररेलेवेंट, तो फिर ये 8 लाख भी उस नए ऑप्शन में एक खर्चा होगा। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पूरा एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर 4, हम जमाल एक्सप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसको एनुअल फीस देंगे 1,10,000 और दूसरा उसको सेल्स का 2% कमीशन भी देंगे। ये भी हो गया। जिन्होंने भी किया है पॉइंट नंबर 1 से लेके 4 तक कोई परेशानी। पॉइंट 5 असल मसला है यहाँ। नहीं सॉरी, एक चीज मिस हो गई, एक चीज और बता दूं। ये हो गई सेल्स, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। चूंकि कंटिन्यू हो रहा होगा, फैक्ट्री कंटिन्यू हो रही होगी, तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो भी होंगे। तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 7,800 वो भी आएंगे, 28 वो भी आएंगे। है नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी 10% इंक्रीज कर दो। हाँ तो करना है। कोई भी जो वेरिएबल चीज होती है ना, वो 2 चीजों से मिलके बनती है, एक पर यूनिट रेट और इनटू यूनिट्स। अगर पिछले साल की जो इनकम स्टेटमेंट 2019 की गिवन है, ये कहा होता कि पिछले साल जो मटेरियल कॉस्ट थी वो 6% महंगी हो जाएगी, तो अब इस साल की मटेरियल कॉस्ट महंगी भी होती और यूनिट्स भी नए लगते। मटेरियल कॉस्ट अगर पिछले साल की जो गिवन है उसके बारे में कहा होता कि 2020 में ये महंगी हो जाएगी, तो अब हम नई मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल रेट भी नया महंगा वाला लेते और यूनिट्स 1.5 लाख नहीं, यूनिट्स भी 1,65,000 लेते। लेकिन जो पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स थे 28, इनमें किस चीज का इफेक्ट लेना चाहिए था? सिर्फ इन्फ्लेशन का या यूनिट्स का भी? यूनिट्स का तो नहीं ना, क्योंकि फिक्स्ड है। सिर्फ इन्फ्लेशन होती तो उसका इफेक्ट लेते, तो है कहीं इन्फ्लेशन? नहीं, तो फिर कितने रहेंगे? जितने एग्जिस्टिंग में पहले रह रहे थे। तो 10% इन्फ्लेशन नहीं है ना, यूनिट्स का बढ़ना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है जो इसी फैक्ट्री ही के हैं, तो उसी फैक्ट्री का अगर रेंट है तो यूनिट्स कम बनाए ज़्यादा बनाए, फैक्ट्री का तो वही रेंट है। अच्छा, तो ये तो फिर रेलिवेंट ही नहीं होता, ना लिखते इसको। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों लिख दिए? क्योंकि हम 3 ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, तीनों में कॉमन नहीं है वो। अगर ऑपरेशंस होंगे तो खर्चा होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो जहां पर ऑपरेशंस थे वहां 250 लिखा है, जहां नहीं थे वहां नहीं लिखा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का पॉइंट 1 से लेके एंड तक का जिक्र तो नहीं है, तो फिर क्यों लिख दी मैंने? पॉइंट 1 से लेके एंड तक कहीं फिक्स्ड एफओएच का जिक्र आया है? नहीं।
तो पॉइंट 1 से लेके आगे तक कहीं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का भी जिक्र नहीं आया, तो फिर वो क्यों लिखें? क्योंकि फैक्ट्री कंटिन्यू करनी है, तो अगर फैक्ट्री कंटिन्यू करेंगे तो जो अभी खर्चे हैं फिर वो होंगे, तो इसलिए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स भी लिखे हैं यहाँ और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लिखे हैं। पॉइंट 1 से लेके 7 तक इनका जिक्र नहीं था, जिक्र तो है दरमियान में यूनिट्स का, सेल प्राइस का और एडमिन सेलिंग खर्चों का जिक्र है। तो हमने चूंकि कंटिन्यू करना है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होनी है, इसलिए वो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखने हैं, बगैर कहे लिखने हैं। अदर इंफॉर्मेशन में नहीं कहा, लेकिन फिर भी लिखने हैं, क्योंकि वो ऊपर बता जो दिए फैक्ट्री बढ़े चलेगी तो क्या खर्चा होगा। तो अब अगर हम लोकल भी सेल्स करेंगे तो प्रोडक्शन तो कर ही रहे होंगे ना। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि अब तो हम सब ऑनलाइन करने लगे, तो वो तो सेल ऑनलाइन करने लगे ना, प्रोडक्शन तो ऑनलाइन नहीं करने लगे, प्रोडक्शन तो फिजिकल होने लगी। तो इसलिए अगर कंटिन्यू करेंगे तो प्रोडक्शन के खर्चे होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स तक ओके। चलें, अब फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात हो रही है, भी बताता हूं। बिजनेस के टोटल ओवरहेड्स 2500 होते थे, कंबाइंड वालों की बात कर रहा हूं। इस सूरत में भी 2500 होते थे, और इस सूरत में भी 2500 होंगे, और इस सूरत में 2250 होंगे। अगर कंटिन्यू रहे तो 2500 होते थे, ये 2500 भी कुछ देर पहले बताया था, और अगर बीए शट डाउन कर दिया तो 2250 होंगे। या तो इसको ऐसे प्रेजेंट करते कि यहाँ पर 2500, यहाँ 2500 और यहाँ 2250 लिखते, या फिर वहां ना लिखें और यहाँ 250 की सेविंग लिखें। लेकिन यहाँ 250 की सेविंग भी लिखें और 2500 भी लिखें, ये सही नहीं। ये बात दोबारा सुने, जब ये ऑप्शन नहीं, कंटिन्यू वाली ऑप्शन होगी, तो बिजनेस के टोटल कॉमन ओवरहेड वालों की बात कर रहा हूं, वो 2500 होंगे। लेकिन अगर बीए शट डाउन कर देंगे तो 2250 होंगे। तो या तो आप यहाँ 2250 एज अ खर्चा दिखाएं, यहाँ पर 2500 एज अ खर्चा दिखाएं, यहाँ पर 2500 एज अ खर्चा दिखाएं, ये भी ठीक है? क्योंकि रेलिवेंट चीजों में हम सिर्फ उस प्रोडक्ट की चीज नहीं देख रहे होते ना, हम देख रहे होते हैं इसकी वजह से बिजनेस को क्या होगा। तो चूंकि इसकी वजह से बिजनेस के कॉमन ओवरहेड्स अफेक्ट होने लगे हैं, इसलिए मैंने कॉमन ओवरहेड्स को जिक्र कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से कॉमन ओवरहेड्स हिट हो जाएंगे ना। हम लोग रेलिवेंट चीजें सिर्फ वो ले रहे होते हैं जो इस प्रपोजल के ऊपर लगने वाला खर्चा होता है, या इसकी वजह से जो भी बिजनेस को अफेक्ट होगा, तो उन कॉमन ओवरहेड्स पे आना है फर्क। इसलिए या तो अगर 2250 लिखता यहाँ पर, तो फिर वहां 2500, यहाँ 2250, यहाँ 2500 लिखता। लेकिन ये ज्यादा मुनासिब इसलिए नहीं लग रहा कि हम तो इस वक्त सिर्फ बीए की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 2500 यहाँ ना लिखें, यहाँ भी 2500 ना लिखें, 250 की सेविंग यहाँ दिखा दें। इसलिए यहाँ 250 की सेविंग दिखाई है और एलोकेटेड के सामने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि एलोकेटेड तो बाहर रेलेवेंट नहीं होते, लिखने हैं तो फिर टोटल 2500 लिखें, लिखने हैं तो टोटल लिखें, एलोकेटेड नहीं होता रेलेवेंट। तो या तो 2500 पूरा यहां लिखें, 2500 पूरा यहां लिखें, 2250 यहां लिखें, और अगर नहीं तो वहां 2500 ना लिखें, जहां पर 250 की सेविंग लिखें। और यही ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि 2500 तो पूरे बिजनेस का है ना, तो इसलिए वहां लिखना इतना मुनासिब नहीं है। तो 2500 नहीं लिखा, 250 की सेविंग यहां पर दिखा दी। जी सिर्फ उसने ये वाली लाइन वो लिखता ही ना है कि यार इसी तो चलाओ यार। एलोकेटेड, अगर क्वेश्चन में वो ये वाली लाइन लिखता ही ना कि एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, वो सेव हो रहे हैं। अच्छा, मैं अब उसको अभी वो पॉइंट 7-6 वगैरह समझाता हूं। अब अगर जिसने आप में से शट डाउन और एग्जिस्टिंग को अलग अलग ऑप्शंस नहीं बनाया, सिर्फ शट डाउन को ऑप्शन बनाया, तो फिर शट डाउन करने से जो जो यहां था
वो सेव हो जाएगा, Yes, sir. वो रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर आपने इनको दो ऑप्शन नहीं फैलाना तो इनको एक कंबाइंड बना लें कि जो जो यहाँ पर आ रहा था या 1600 अब वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, तो फिर एक शटडाउन ऑप्शन और एक वो ऑप्शन आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने इनको कंबाइन करके एक ऑप्शन बनाई है तो ठीक है, आप सिर्फ शटडाउन की ऑप्शन बनाएं, उस सूरत में जो एग्जिस्टिंग में होता था वो अब नहीं होगा, तो उसको फिर यहाँ पर एज अ सेविंग दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर अलग दिखाना है तो फिर यहाँ सेविंग नहीं दिखा देना। और मेरी एडवाइस इसको अलग दिखाने की है, इससे रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में हेल्प मिलेगी। खासतौर पे अभी मैं आपको एडमिन में आके इसकी वजह बताऊंगा। अच्छा, अब आप पूछें, क्या पूछें? So मैं ये पूछ रही थी कि अगर ये लाइन ना लिखी होती यहाँ पे कि जो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो 10% रिड्यूस्ड हो जाएंगे, तो हम यहाँ शटडाउन में तो कोई सेविंग ना आ रही होती, तो फिर हम यहाँ पे भी क्योंकि एलोकेटेड है तो फिर शट डाउन ये सारा कुछ सेव हो जाना होता। नहीं सर, मैं एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में पूछ रही हूँ। फिर उसका कुछ भी ना करते, क्योंकि एलोकेटेड तो है ही नहीं रेलिवेंट, तो इसलिए मैंने एलोकेटेड का कुछ भी नहीं किया। जो टोटल बिजनेस के ओवरहेड में सेविंग है उसको दिखा दिया। हाँ भाई, यहां तक ओके? अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 6 बता रहा हूं पहले। पॉइंट नंबर 6 बता रहा हूं पहले। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, पॉइंट 6 में लिखा है कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड वालों में 10% कमी आ जाएगी और वेरिएबल में 80% आ जाएगी। अच्छा, फिक्स में तो वो कमी की बात कर रहा है, हमने तो फिक्स ऐसे ही लिख लिया, हमने FOH लिखे हैं, वो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 में फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है, FOH वाला मामला खत्म हो गया। फिक्स्ड और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में चूंकि अलग अलग बचत है, तो फिर फिक्स्ड और वेरिएबल पता भी तो हो अलग अलग, जबकि आपको इनकम स्टेटमेंट में बस सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस 78 लिखे नजर आ रहे हैं। तो इसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल के टुकड़े करने पड़ेंगे। इसी वजह से आपको ब्रैकेट में वो भी बोल्ड करके पिछले साल का डाटा दिया है। और हाइलो मेथड सिर्फ FOH पे नहीं लगना होता, हाइलो मेथड किसी भी ऐसी चीज पे लगेगा जिसपे वेरिएबल पोर्शन भी है और फिक्स पोर्शन भी है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में हमें ये पता है कि जब बेचे थे 156,250 तो टोटल एक्सपेंसेस हुए थे, और जब बेचे थे 150 तो टोटल हुए थे 7,800। इस पे हाई लो लगा के एक तो निकलेगा वेरिएबल पर यूनिट जो आ जाएगा 40 रुपए, और एक निकल आएगा फिक्स्ड जो आएगा 1.8। ये अभी 2019 और 18 की फिगर को इस्तेमाल किया हमने, अभी ये 20 की फिगर नहीं बनाई मैंने, वेरिएबल और फिक्स्ड। ओके, 20 में क्या होगा, जो ये 40 रुपए है ये 80% से बाय 80% रिड्यूस होके पीछे सिर्फ 8 रुपए रह जाएगा, और ये जो 18 लाख रुपए है ये बाय 10% रिड्यूस होके इतना रह जाएगा। ये पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ। हाँ जी, पॉइंट नंबर 6 भी ओके। पॉइंट नंबर 5 समझाता हूं। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने? क्या जी? क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? कल CVP शुरू कराऊंगा ना, तो उस पर मैं बात आपको नोट लिखवा भी दूंगा, क्योंकि CVP के सवालों में अक्सर चाहिए हुआ करेगा, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर में आके अंग्रेजी लिखवानी थी। हमें सवाल में अगर फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स अलग चाहिए
अच्छा ये कैसे पता चलेगा अलग चाहिए? जैसे इसमें पता चल गया। और आपको अलग नहीं टोटल दिए हुए हैं, तो फिर यकीनन वो दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे दिए होंगे, इससे पता चलेगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी? 8 रुपए इंटू 165,000, 13। फिक्स वाला पॉइंट समझ लें, पॉइंट नंबर 5 समझाने लगा हूं। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते होंगे? फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल। सैलरीज ही होंगी, सेल्स के जो लोग होंगे उनकी सैलरीज ही होंगी फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस। या हद कोई होगा तो कोई सेलिंग के एसेट्स होंगे सेल्स डिपार्टमेंट के, उनकी डेप्शन होगी। हो सकता है सेल ऑफिस कोई रेंट पे हो तो उसका रेंट हो सकता है। कम से कम लोगों की सैलरीज तो होंगी। तो आप फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस की मिसाल जो अभी पॉइंट 5 समझाऊंगा, लोगों की सैलरीज जहन में रख लें। फिक्स्ड सेलिंग डिपार्टमेंट की जो लोगों की सैलरीज हैं, ये कस्टमर के साथ डीलिंग का काम करते होंगे। अब चूंकि कस्टमर्स फिजिकली हमारे पास चल के नहीं आना, वो तो ऑनलाइन ही क्लिक करेगा, तो जमाल एक्सप्रेस वालों के पास एक फैसिलिटी मौजूद है कि वो कस्टमर्स के साथ जो भी डीलिंग है, मामलात हैं, उनको वो हैंडल कर लेंगे। और उसके लिए हमें वो ऑफर कर रहे हैं कि या तो 15 लाख रुपए दे दें उनको, या 5% कमीशन दे दें। अच्छा ये जो 5% है वो इस 2% कमीशन के अलावा है, मैंने लिखी नहीं यहाँ, 2% कमीशन पॉइंट ऊपर 3 में थी कहीं, उसके अलावा है। तो पॉइंट नंबर 5 में एक तो है कि हम उसको 15 लाख रुपए दे दें, या फिर 5% कमीशन। कितना बना? अच्छा अगर हम ये सर्विस उसकी ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस बच जाएंगे। इफ दिस सर्विस इज अवेल्ड, एंटायर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी सेव्ड। ये या ये 1620, इसीलिए मैंने पहले 0.6 कराया था, क्योंकि 0.6 हाँ आना पहले चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट को ये चाहिए कि पहले पूरा सवाल पढ़ाओ। पॉइंट नंबर 6 में उसने कहा था कि ये जो, अच्छा ये सारे पॉइंट किस चीज से रिलेटेड है? ऑनलाइन पे ना। तो ऑनलाइन पे जाने की वजह से ये फिक्स्ड सेलिंग इतने रह जाने थे। तो अगर हम जमाल एक्सप्रेस की वो सर्विस अवेल कर लेते हैं तो फिर ये खत्म होंगे, ये नहीं, ये तो वैसे ही पिछले साल की बात है। अब ये होने थे जो बच जाएंगे। तो हम इन एम्प्लॉइज से जो सर्विस लिया करते थे, अगर 2020 में भी उनको हमने रिटेन करना हुआ तो कितनी तनख्वाहें देनी पड़ेगी उनको? और चूंकि जमाल एक्सप्रेस से सर्विस लेके इसको हम छोड़ सकते हैं, तो अब वही सर्विस लेने के 3 रास्ते हो गए। इनमें से ये लेंगे 3, या तो हम जमाल एक्सप्रेस को इतने पैसे दें, या इतने पैसे दें, या अपने एम्प्लॉइज को इतने पैसे दें। अच्छा भाई गलती हो गई, मैंने जमाल एक्सप्रेस से फैसिलिटी के 3 रास्ते नहीं बोला होगा, मैंने कहा होगा ये सर्विस लेने के ये 3 रास्ते हो गए। जब हमने अपने स्टाफ से काम लेना था उस सर्विस के 3 रास्ते हो गए, 2 जमाल एक्सप्रेस से, 1 अपने एम्प्लॉइज से। ये कैसे पता चला कि ये इसी सर्विस की बात हो रही है? क्योंकि कहा है कि अगर जमाल एक्सप्रेस से सर्विस ले ली तो बस फिर इन लोगों को निकाल देंगे हम। क्या बात? किसको? इसको उसमें सेविंग दिखा दें। 2020 में हमें सपोर्ट सर्विस जो कस्टमर को डील करना होता है उसके 3 रास्ते हैं, या अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे के काम ले लें, या जमाल एक्सप्रेस को कमीशन दे के काम ले लें। तो इनमें से सस्ती ऑप्शन लेनी है। हाँ जी, तो इनमें से हम 1485 को यूज करेंगे।
अच्छा, अब इसमें एक स्टूडेंट की मिस्टेक ये होती कि वो कहता कि वो 16-20 बच जाएगा, तो वो उसको यहाँ सेविंग दिखा लेता। चलें, काबिल बच्चों ने नहीं किया होगा, कुछ नालायक लोग भी होते हैं दुनिया के अंदर, उनको भी जीने का हक है। तो ये जो 16-20 है, इसमें अगर हम इस कमीशन पे चले जाएं तो 16-20 बच जाएगा ना, तो वो 16-20 को एज अ सेविंग दिखा देंगे। हैं, किया था ना? अच्छा, ये इसलिए गलत है क्योंकि एग्जिस्टिंग है तो फिक्स लोगों की सैलरी जाती है, इसमें नहीं जाएगी। यहां हम खर्चा दिखाएं और वहां पर ना होना सेविंग दिखा लें तो डबल हो जाएगा। हम यहां पर जो 7800 लिख रहे हैं, इसके अंदर फिक्स्ड लोगों की सैलरीज है ना, और यहां पर वो नहीं है, तो जहां खर्चा हो रहा है वहां लिख रहे हैं, जहां नहीं हो रहा वहां नहीं लिख रहे। अगर यहां खर्चा लिखें और वहां सेविंग दिखा दें तो डबल आ जाएगा, इसलिए 16-20 सेविंग नहीं आनी। देखें, या तो ऐसा होता ना कि हम सिर्फ एक ही कोई सोल्यूशन, एक ही प्रपोजल बना रहे होते, फिर तो हम चीज़ों की सेविंग दिखाते हैं। जब हम ऑप्शंस अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं और इस ऑप्शन में ये सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं और इस ऑप्शन में नहीं होते, तो जहां नहीं होते वहां नहीं लिख रहे। या इसको ऐसे समझ लें कि इस ऑप्शन में अपने लोगों से काम ले रहे हैं, इतना खर्चा, इस ऑप्शन में उनसे काम ले रहे हैं, उनका खर्चा, तो जहां जो खर्चा है वहां लिख लिया। तो इसलिए 1485 लिखेंगे, 16-20 को सेविंग नहीं दिखा देंगे। पॉइंट नंबर 5। कौन से फिक्स रिड्यूस हो जाएंगे? इधर ये खर्चे होंगे, उधर वो खर्चे होंगे। मैंने ना इसी वजह से एग्जिस्टिंग एक ऑप्शन बनाया है कि जब यहाँ पर हमने खर्चा ये वाला लिख लिया 7800, तो आप जिस ऑप्शन में ये खर्चा नहीं है तो वहां पर वो खर्चा नहीं लिख रहे होंगे, या वहां सेविंग दिखा दें, नहीं वहां नहीं लिख रहे होंगे। अगर आपने ये ऑप्शन ना बनाई होती, आपने उसी में इसको मिक्स कर लिया होता, तो फिर आप वहां पर वो सेविंग भी दिखाना शुरू कर देते। क्या? हाँ, क्या क्या क्या? हमने गलती किया, 16-20 इसमें डाल देंगे। हाँ, फिर शटडाउन में भी आनी चाहिए थी कि वहां भी सेविंग हो रही, फिर वहां भी लिखना चाहिए था। तो इसलिए हमने जब अलग अलग ऑप्शंस बना ली, तो जिस ऑप्शन में जो खर्चा हो रहा है उसमें लिख दें, जिसमें नहीं हो रहा उसमें ना लिखें। इसको सेविंग इसलिए दिखाया कि इसका खर्चा होना हम बाकियों में नहीं दिखा रहे, ये डैश, इसलिए वहां सेविंग के तौर पे दिखाया। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर आइटम का खर्चा होना एक ऑप्शन में दिखा रहे हैं, तो उसका सेव होना दूसरी ऑप्शन में नहीं दिखाएंगे। पॉइंट 7 में हमें कौन चाहिए? सपोर्ट स्टाफ। हमें सपोर्ट स्टाफ चाहिए। ये जैसे हेल्पलाइंस वगैरह होती है ना, कि इंटरनेट पे, वेबसाइट पे मसला आ रहा है, कोई और मसला नहीं, 15 नहीं, वेबसाइट से रिलेटेड। जैसे आप ये जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो, इनको अगर राइसी कोई TSG हो, तो इस तरह से हमने, चूंकि अब ऑनलाइन काम करना था, तो उसके लिए सपोर्ट स्टाफ रखना था। एक हल ये था कि इसके लिए नए लोग रखे जाएंगे जिनको 24 लाख रुपए साल का देना होगा। एक हल ये था कि एग्जिस्टिंग लोगों को ओवर टाइम देके काम चला लें। देखें, एक काम एक बंदे से कराना है और वो नया हायर करना है, लेट्स से 100 रुपए उसको सैलरी दे दी। एग्जिस्टिंग वाला कह रहा है कि आप मुझे 80 रुपए ओवर टाइम दे, मैं आपको कर दूंगा वो काम। तो क्या, कौन सा बेहतर है? 80 रुपए। तो अगर हम नए लोग रखते हैं तो इतना खर्चा, लेकिन एग्जिस्टिंग को ओवर टाइम देते हैं तो उनकी ओवर टाइम कितना होगा? इसका 80%। अच्छा, ये नहीं कम हो जाएगा, वैसे कंपैरिजन बताया हुआ है।
कि अगर हमने नए लोग रखे तो इतना खर्चा होगा, और अगर यही सपोर्ट काम अपने एग्जिस्टिंग लोगों को ओवर टाइम देके करवाया तो इतना खर्चा होगा। लेकिन फिर कुछ खर्चे और बढ़ जाएंगे। ये एक ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है, तो हम ये सस्ती ऑप्शन पर, क्या हुआ? नहीं वो तो लिख लिया ना, वो तो अलग से एक्सपेंस लिख लिया, इसीलिए नहीं किया कि वो जो आप 1.1 में 1 लगा रही है पॉइंट से पहले वाला, वो ये है। 1.1 कोई चीज तब होती है जब हम एक इन्फ्लेटेड अमाउंट निकाल रहे होते हैं। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 10% बढ़ जाएंगे, तो जितने होने थे वो तो लिख लिए ना, 10% और ये आगे। अगर मैं 13-20 भी लिखूं और वहां पर 15 समथिंग भी लिखूं तो डबल हो जाएगा। बस ये था जी सवाल। नहीं आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये अटेम्प्ट भी इनफैक्ट बहुत ही ओके अटेम्प्ट थी। इसमें एक बजटिंग का सवाल था, वो तो आपका सिलेबस में नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल था। EOQ का वो सवाल था, वो जो मैंने कहा था मैथ्स मच गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्टूडेंट खुश होते होते भी रह गया होगा, वो EOQ वाला सवाल था। एक ये सवाल था, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग था जो आप MFA में पढ़ेंगे, उसमें भी जो हिस्ट्री का मुश्किल तरीन सवाल है वो इस अटेम्प्ट में था। और ये अटेम्प्ट भी कौन सी थी? कोरोना वाली। नहीं देखें, पास तो हुए ही होंगे। फर्दर प्रोसेसिंग का एक सवाल करा रहा हूं। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आपको कल कराया था। फर्दर, और वो एक सवाल करा दिया था एक सवाल। हाँ तो फिगर्स थी ना, हाँ तो एक सवाल हो गया ना। कल मैंने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का एक सवाल कराया था आपको। हाँ फिगर्स थी ना, सवाल था वो पूरा। तो अभी एक और सवाल कराता हूँ, और लेक्चर 94 में एक और करा चुका। अभी आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 2013, स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन नंबर 5। क्या जी समझ नहीं आई? वो क्वेश्चन देखोगे तो स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, छोटा सा सवाल है। हाँ जी, कॉलन लिमिटेड। जी स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन नंबर 5 कॉलन लिमिटेड पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि क्या पता ये इससे सस्ता निकल आता। हो सकता था ना कि ये इससे सस्ता होता, तो क्या फिर उस सूरत में 10% आना था, लेकिन आपने तो बढ़ा लिया। एक सवाल का जिक्र इसलिए किया था कि आप पढ़ लें।
Clearly, at the beginning of the process, the joint was हाँ जी, ये बिल्कुल पहला पार्ट तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ही है और वो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ से लिखा नहीं जाता ना, इसलिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। पार्ट बी है असल में ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ना कोई इतना लंबा काम है नहीं कि इसके ऊपर सवाल बने, तो ये बाकियों के साथ मिक्स होने वाली ही चीज है। जैसे इसमें ये प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स है। एक जो लेक्चर 94 में कराया है उसमें वो एक जनरल डिसीजन मेकिंग का सवाल था, उसमें एक कंपोनेंट फर्दर प्रोसेसिंग था। जो लेक्चर 95 का होमवर्क दूंगा उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ मिक्स था। है 95 का होमवर्क दूंगा, क्या हुआ? तो मैंने क्या कहा? सवाल दूंगा यार, होमवर्क। पार्ट ए, पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं पोलन और स्टिग्मा। स्टिग्मा फॉरेन बेच देते हैं और जो पोलन है कैन आइदर बी सोल्ड, कैन या तो उसको सीड बना के बेच दें या इसको अभी ही एज अ पोलन बेच दें। और इन तीनों की सेल प्राइसेस बता दी और टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस बता दिए। अब आगे डिपार्टमेंट ए का डाटा है, डिपार्टमेंट बी का डाटा है, मटेरियल बिगिनिंग पे लगता है और जॉइंट कॉस्ट बांटी जाती हैं एनआरवी वाले तरीके से कि यूनिट्स वाले तरीके से। क्या जी? ऊपर पढ़ो तो सही ना यार। पी और एस ए में बनता है, अगर सीड्स बनाने हैं तो डिपार्टमेंट बी है, अगर सीड बनाना है तो डिपार्टमेंट बी है, वरना डिपार्टमेंट बी नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट ए क्या है? तो पार्ट ए डिपार्टमेंट ए का सवाल है बस, क्योंकि डिपार्टमेंट ए में ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं।
जॉइंट कॉस्ट निकालने का तरीका होता है कि पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकलती है, वो फिर दोनों प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के लिए ईपी से भी पहले प्रोडक्ट भी केजीज में है, मटेरियल भी केजीज में है, प्रोडक्ट भी केजी में है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, किस डिपार्टमेंट का क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहा हूँ? इनपुट 70, 500, 1000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है। अच्छा, ये पहले भी एक दफ़ा सवाल में बताया था, उसमें ना यील्ड का वर्ड था, यील्ड था और एक परसेंटेज दी हुई थी, तो उसका मतलब था कि इतने परसेंट बच के बाहर आता है, बाकी लॉस हो जाता है। उसी को बताने का एक तरीका ये भी है, मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशो। यानी अगर ये यील्ड कह के लिखा होता तो लिखा होता कि 88% यील्ड है, तो फिर बाकी 12 क्या है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 12%, 9000। आउटपुट हो गया 66,000। और ये जो आउटपुट है इसमें कोलन कितना है और स्टिग्मा कितना है? 42900 है, 23100। ये इसको 65 और 35 की रेशियो में तोड़ा है। अब अगला काम ईपी। अच्छा, ईपी में आते हैं आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, तो ईपी में सिर्फ आउटपुट ने आना है। ठीक है, आउटपुट आ गया। कॉस्ट न्यूमरेटर को आउटपुट से डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। फिर आगे कहाँ जाना है? देखें, जॉइंट प्रोडक्ट्स में कॉस्ट कौन सी है जिसको तोड़ना होता है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचा रहा हूं मैं। क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया। अब ईपी बनाएंगे, वो 66,000 ही होगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, नॉर्मल लॉस भी नहीं है, बस ईपी यही होगा। तो न्यूमरेटर को उसको इससे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे? उसी को फिर 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए ना ईपी का तकल्लुफ करने की जरूरत, ना पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तकल्लुफ। बस जो न्यूमरेटर है वही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, और वो न्यूमरेटर क्या है? ये पहले भी एक सवाल में किया था और वो बीटा वाले सवाल में किया था। क्या क्या है न्यूमरेटर? मटेरियल लगेगा कितना? 75,000 किलो 60 वाला। लेबर लगेगी 12,000 घंटे 150। अच्छा, पार्ट ए मेकिंग नहीं हो रही, तो अभी रेलेवेंट नहीं होने लगा, वो पार्ट बी में होगा जाके। 12,000 इंटू 27 पूरा FOH 27 ये है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। और इसको बांटना है NRV की रेशो में, और उसका तरीका होता है, उसका एक टेबल बनाते हैं। हाँ जी, ये अक्सर किया था। यूनिट्स यानी केजी 42
900 23100 और इनकी टोटल NRV के लिए 42,900। एक कितने का बिकता है माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 23100। एक कितने का बिकता है माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 30। तो टोटल NRV पुलन की आ गई 3726 और इसकी 624। इस रेशो में बांटना है 9 मिलियन को 10350। इस रेशो में 9 मिलियन को बांटना है। कर लें, पहले पर यूनिट करें, फिर 90 में से लेस करें, फिर टोटल निकालना है। रेशो तो टोटल NRV की लेते हैं ना, रेशो टोटल NRV की लेते हैं। जब कभी आपको पिछले साल पढ़ते थे हम लोग, जब कभी रजिस्टर खोलेंगे दोबारा पढ़ने लगेंगे तो ये काम नजर आएगा, करते थे ये काम। क्या जी? ये आपने अपने बाकी पेपर्स को देख के प्लान करना है। Yes, sir. 3257 है जी। अभी इस वक्त ये पार्ट A सॉल्व हुआ है जो प्रोसेस कॉस्टिंग का था। अब पार्ट B है जो फर्दर प्रोसेसिंग का है। करें, मैंने कौन सा रजिस्टर छीन लिया, करें आप। यार मेरे से मुकाबला करेंगे आप, मैं आगे निकल जाता हूँ तो क्या जेलस हो रहे हैं मुझसे? बस एक ऑनगोइंग डेटा, हर दफा ऐसे ही होता होगा। बेशक पिछले महीने का हो या हो सकता है कि नहीं, रिकॉर्ड्स कहाँ लिखा है? नहीं, दूसरा टेबल तो रिकॉर्ड्स का नहीं है, दूसरा टेबल रिकॉर्ड्स का तो नहीं है, वो वैसी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम पूरा OAR लेते थे, वही मैंने अब भी कर लिया।
जल्दी लिखें भाई। पार्ट बी, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। उसके मैंने कल दो तरीके सामने रखे थे। एक या तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल खर्चे ले लें, लेकिन इसमें गलती ये हो जाती है कि किलोज डिफरेंट होंगे तो वो फिर इंक्रीमेंटल में अच्छा हैंडल नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। दूसरा हल ये था कि दो ऑप्शंस बना के सॉल्व कर लें। तो दो ऑप्शंस बना के सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सेल एज पोलन कर लें तो क्या मिलेगा, वही 3726। अगर पोलन बेच लें तो इतना हो जाएगा, और अगर फर्दर प्रोसेस कर लें, अच्छा अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो डिपार्टमेंट बी है, नहीं करेंगे तो नहीं है। सेल्स 125 इंटू कितने, और क्या खर्चा होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे कितने, 180,000। और डिपार्टमेंट बी के सारे खर्चे ही फर्दर प्रोसेसिंग ही होंगे। मटेरियल 12,000 किलो 25 वाला। लेबर 3600 इंटू 150। FOH 3600 115 414। सेल्स में अब रह गया कि कितने किलो होंगे, कितने किलो होंगे जितने डिपार्टमेंट बी में बनाएंगे। तो डिपार्टमेंट बी का क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेते हैं। ओपनिंग नहीं है, एक तो होगा ट्रांसफर इन, ये किधर गया, 42900। एक नया मटेरियल होगा 12,000। और इसमें इनपुट आउटपुट रेशो बता रही है कि 4% नॉर्मल लॉस होगा। सिक्स फाइव 51। इसमें ओवर डिसीजन नहीं है कि सेल नहीं होंगे, कर लिया ना हमने, टोटल कंपेयर, दो ऑप्शन से कंपेयर कर ली। कल यही किया था ना कि अगर हम अभी बेच लें तो ये होगा, फर्दर प्रोसेस कर लें तो ये होगा। दो ऑप्शंस आ गई, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। नहीं, डिपार्टमेंट बी ही तब होगा जब ये फर्दर प्रोसेसिंग होगी। हाँ डिसीजन ही कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट बी होगा ही तब जब सीड्स होंगे। तो डिपार्टमेंट बी का जो खर्चा है वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो एडिशनल है। हाँ, अगर आप ये कहें कि जो इसमें 50 दिया हुआ है ये कोई एग्जिस्टिंग है, तो फिर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो इसलिए ये डिपार्टमेंट भी सारा ही एडिशनल है। फर्दर प्रोसेसिंग का एक सवाल और डन। अब लेक्चर 94 में एक और डन, हैव बीन डन। अच्छा, अब आपका ये एक टाइम का बड़ा मसला है, आप लोग ना जल्दी आते नहीं हैं। तो अब एक मसला ये है कि पहले तो मैं क्लास एक्सटेंड कर लेता था, तो अब शायद पीआरसी की क्लास शुरू हो गई है, तो वो बाहर दुनिया इंतज़ार कर रही होती है, तो आप लोग ना 2:30 बजे पहुंच जाया करें। है जी, क्या बात? चलें जितनी जल्दी आ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह।